Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 14 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी. पहली है कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल. नाउ यहाँ पे इशू क्या है, 2019 में आप सभी को पता होगा आर्टिकल 370 हमारा हटा था. आर्टिकल 370 के हटने से यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट था वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ, 2 यूटीज में. पहला यूटी था हमारा लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज बनी. अब ये जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये बना, इसके साथ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. और लद्दाख बना विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. और जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा ये यूनियन टेरिटरी है इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. ना अब लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट मीन्स यहाँ पे सीट्स होंगी, है ना. लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर असेंबली इट मीन्स वहां पे कुछ सीट्स होंगी. इट मीन्स वहां पे क्या होगा, इलेक्शन होगा. अब इलेक्शन यहाँ पे देखिए, ये जो डिलिमिटेशन पैनल है, इस डिलिमिटेशन कमीशन है, इसका मेन वर्क होता है क्या कि सीट्स को यहाँ पे एलोकेट करना. यहाँ पे जो बाउंड्री है उसको यहाँ पे क्या करना, डिलिमिटेट करना, है ना, उसका एक लिमिटेशन बनाना. अब देखिए जो सीट्स होती हैं वहां पे जो सीट्स एलोकेट होती हैं किसी भी स्टेट में, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वहां पे किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना. यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. नाउ इसी के एरिया पे यहाँ पे एरिया का भी डिमार्केशन होता है, एरिया का डिमार्केशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ सीट जो होती हैं एलोकेट की जाती हैं. ना जो हमारा ये डिलिमिटेशन पैनल है इसका मेन वर्क क्या है, डिलिमिटेशन पैनल का मेन वर्क यही है कि वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेंसस होता है, सेंसस के अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन देखते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट्स यहाँ पर डिफाइन की जाती हैं, एलोकेट की जाती हैं. नाउ इस कमीशन का मेन वर्क है कि वो क्या करे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पे सीट एलोकेट करे. दूसरा यहाँ पे एरिया का डिमार्केशन होता है ना. यहाँ पे जैसे कि एरिया का डिमार्केशन होता है कि इतना एरिया जो आएगा, इतने एरिया के लिए हम यहाँ पर 1 सीट एलोकेट कर रहे हैं या फिर 2 सीट एलोकेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इशू ये है कि जो ये पैनल है, डिलिमिटेशन पैनल, उन्होंने यहाँ पे जम्मू के लिए 6 सीट यहाँ पे एलोकेट किए हैं, कश्मीर में उन्होंने 1 सीट को यहाँ पे इंक्रीज किया है. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है. पिटीशन क्या है, उन्होंने पिटीशन इस सीट्स के लिए, मतलब ये कितनी सीट्स यहाँ पे एलोकेट की गई हैं इसके लिए नहीं है. पिटीशन यहाँ पे ये फाइल की गई कि जो ये डिलिमिटेशन पैनल है ये कैसा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. कैसा है ये, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो जब ये मामला, जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है और ये पैनल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन को बना सकता है और किसी भी एरिया की जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट्स को यहाँ पर क्या कर सकता है, एलोकेट कर सकता है. क्योंकि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है और पैनल है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, ये किसी लॉ के द्वारा आई गई है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ये राइट्स हैं किसके पास, पार्लियामेंट के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ पे बना सकते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज rise accordingly to the 2 union territories have been created. अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 2 and 3 है उसके वो क्या करता है, इनेबल करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू यूनियन टेरिटरीज एंड न्यू स्टेट्स. तो यहाँ पे पार्लियामेंट हमारी क्या कर सकती है, न्यू यहाँ पे स्टेट्स बना सकती है और न्यू हमारी यूटीज भी यहाँ पे बना सकती है और उसका जो एरिया है उसको यहाँ पे डिमार्केट कर सकती है. अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, सीट्स को एलोकेट किया जाता है. अब जैसे बात की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा सीट्स हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है यूपी की सबसे ज्यादा है. अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी नॉर्दर्न ईस्ट कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम सीट्स एलोकेट की जाती हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे कम है. तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, सीट्स का एलोकेशन होता है. तो यहाँ पे
पिटीशन किसके तहत फाइल की गई थी कि जो ये कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 2 और 3 उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी नया स्टेट और नया न्यू यूनियन टेरिटरीज बना सकते हैं और किसी भी एरिया को वो डिमार्केट, स्टेट के एरिया को डिमार्केट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये जो बॉडी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमीशन कैसे सेटअप हुआ। तो कमीशन क्यों सेटअप हुआ, तो मेनली ये जम्मू कश्मीर के लिए सेटअप हुआ था। तो डिलिमिटेशन बिकेम नेसेसरी व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। अब यहाँ पे क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, है ना, 2019 में आप सभी को पता है यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, है ना, ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया था, यहाँ पे डिवाइड हो गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो जब ये हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तभी यहाँ पे क्या हुआ कि असेंबली में, अब देखियो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पहले देखिए जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा ऐसे, ठीक है, अब इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई, ये लद्दाख हो गया हमारा और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन कम हुई होंगी, अब कुछ पार्ट लद्दाख में चला गया और कुछ पार्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी हमें किसकी, डिलिमिटेशन पैनल की, कमीशन की, इसलिए इस कमीशन को यहाँ पे सेटअप इसको स्टैब्लिश किया गया था। आई होप ये क्यों स्टैब्लिश हुआ था आपको यहाँ पे रीजन क्लियर होगा। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, यहाँ पे अब यूटी की बात नहीं हो रही, स्टेट की बात हो रही, उस टाइम पे 111 सीट थी, 46 कश्मीर की, 37 जम्मू की एंड 4 इन लद्दाख, है ना, प्लस 24 सीट्स रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था वहां पर टोटल 111 सीट्स थी, ठीक है, उसमें से 46 कश्मीर के लिए थी, 37 जम्मू के लिए एंड 4 लद्दाख के लिए। अब देखिए लद्दाख तो एरिया पूरा अलग हो गया, तो लद्दाख की सीट उसके पास चली गई, है ना। और यहाँ पर जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके लिए भी यहाँ पर हमने 24 सीट जो है उसको रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन द ईस्ट वाइल स्टेट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ असेंबली सीट वाज कैरिड आउट बाय देन स्टेट गवर्नमेंट अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। तो यहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल ऑफ एक्ट है 1957। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को इनेबल करता है, कैरी करता है कि वो असेंबलीज में सीट्स को क्या करेंगे, सीट्स को डिमार्केट करेंगे, मतलब कि सीट्स को यहाँ पे अलोकेट किया जाएगा। तो आपको आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था 2019 में, जिसके कारण यहाँ पर डिलिमिटेशन ऑफ बोथ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट्स इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जब पहले तो स्टेट था, तो स्टेट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी पूरा शामिल था, सारी चीजें मिक्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको सीट्स मिली थी हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 अलग अलग यूटीज बन गई हैं। अब यहाँ पे यूटीज अलग अलग बन गई हैं, तो इनका जो एरिया भी है वो भी यहाँ पे डिमार्केट होगा और यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अब पार्लियामेंट में भी इनकी सीट्स क्या होंगी, एलोकेट होंगी। तो यहाँ पर फिर 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन को सेट किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन, इसके बारे में हम समझते हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है, लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि कोई भी एक ऐसा एरिया है जिसके पास क्या हो, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, इसके पास यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। तो यहाँ पर डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि ये जो कमीशन है वो क्या करेगा, यहाँ की जो बाउंड्री है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसको यहाँ पे फिक्स करता है। अब इसको कैरी कौन करता है, तो डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन बाय हाईली पावरफुल कमीशन, देयर आर फॉर्मली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। अभी डिलिमिटेशन को कौन कैरी करता है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कि जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेनली 3 मेंबर्स होते हैं, कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड। यहाँ पे चीफ जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी जो पर्सन है उनको नॉमिनेट किया जाता है वो होते हैं 2nd पर्सन। और 3rd में हम बात करते हैं जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं इस कमीशन में। तो कंपोजिशन क्या है डिलिमिटेशन कमीशन की, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है,
चीफ इलेक्शन कमीशन है, और थर्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है या नहीं है, तो हाँ है। अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। यहाँ पे हर एक साल जब हर सेंसस होता है, हर 10 साल बाद जब हमारा सेंसस होता है, तो उसके पास यहाँ पे पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 82, आपको यहाँ पे याद रखना है, अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के पास ये पावर है, राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, डिलिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे इनेक्ट कर सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। यहाँ पे क्या होता है, जो ये डिलिमिटेशन एक्ट बनता है आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद में जो ये डिलिमिटेशन एक्ट बनता है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनको जो उनकी टेरिटरीज हो उनको यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 82 एंड अंडर आर्टिकल 170। तो आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी कि व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन पैनल। नाउ यहाँ पे देखिए, जियो साइंस कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू पावर हेरिटेज बिल। यहाँ पर आया है क्या, हमारा ड्राफ्ट एक आया है, ड्राफ्ट है अभी, जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट क्या होती है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो जियो हेरिटेज साइट्स हैं ऐसी कोई जोग्राफिकल फीचर, ऐसा कोई जोग्राफिकल फीचर जो हमें ये बताता हो, कोई भी ऐसी, मतलब कि जैसे कि कोई एक लैंड है, यहाँ पे ये वाला लैंड हम मान लेते हैं कि ये कैसा बताता है, ये बताता हो कि हमारे अर्थ का फॉर्मेशन क्या हुआ, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है हमारे अर्थ का। तो देखिए हमको ये सारी चीजें कैसे पता चलती, वहां पे हमें रेलिक्स मिलते हैं ना, रेलिक्स मिलते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई एनिमल था या फिर कोई प्लांट था, और जो हमारे अर्थ का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। तो जियोलॉजिकल साइट वो साइट होती हैं विच टेल्स अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ है ना, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। नाउ व्हाट इज फॉसिल, यहाँ पे फॉसिल की अगर हम बात करें तो फॉसिल क्या होते हैं, डेड जो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जब ये काफी मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर तक मिट्टी में से दबते जाते हैं, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर सारी चीजें होती, तो यहाँ से पूरे फॉसिल्स मिलते हैं। अब कोई ऐसी साइट, ऐसा प्लेस जहां पर हमें ऐसे फॉसिल्स मिल रहे हों, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको कंसिडर कर देते हैं एज अ जियोलॉजिकल साइट। अब इसमें यहाँ पे बिल में क्या है, तो देखिए डेफिनेशन की बात करें कि कौन कौन सी यहाँ पे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के अंदर आएगा, तो साइट कंटेनिंग जियो रेलिक्स फिनोमिना स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ सिलेक्शन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट। मतलब वहाँ पे वो लैंड कैसे बना, वहाँ पे कुछ ना कुछ जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स हुए होंगे, है ना, कोई वहाँ पे हमें जियो रेलिक्स मिल गई, कोई फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स मिल गए जो हमें ये बताता हो कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ। किसी भी, हमें कह सकते हैं आप, कोई एनिमल है ना, तो हमें एनिमल्स के वहाँ पे फॉसिल्स मिले, तो हम उसको वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया में 32 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये फैक्ट्स हैं आपके सारे, कि इंडिया में टोटल कितने जियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो 32 जियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बिल, ये जो है, ये बिल का काम क्या है, तो ये बिल क्या प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी एरिया को, जैसे कि मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इसको बना दिया कि ये क्या है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, देन दिस एरिया इज कम्स अंडर जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। तो ये बिल क्या प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर 100 किलोमीटर तक, मतलब इस एरिया के 100 किलोमीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, किसी भी बिल्डिंग का रिनोवेशन जो प्रोग्राम है, और उस एरिया का यहाँ पे रिनोवेशन मतलब सारा जो कंस्ट्रक्शन वाला प्रोग्राम है उसको यहाँ पे प्रोहिबिट करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि देखिए ये क्या करता है कि ये जियोलॉजिकल हेरिटेज वैल्यू टेक पोजीशन ऑफ रेलिक्स फॉलिस रॉक दैट रेस्ट इन प्राइवेट हैंड, प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन अंडर 100 मीटर अराउंड सच साइट, पेनलाइज। और अगर आप ऐसे 100 मीटर के अंदर कोई भी अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा, कितने, 5 लाख रुपीज का, ठीक है ना। और ये भी क्या करता है, इम्प्रिजमेंट का भी हमारा यहाँ पे प्रोसेस है, वेंडलिज्म एंड डिफेसमेंट एंड वॉल्यूशन ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ साइट्स बाय द डायरेक्टर जनरल। अगर यहाँ पे जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये
क्या किया है, ये कुछ यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिए हैं। अगर ये डायरेक्टिव्स को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसके लिए आपके यहाँ पे पेनल्टी कितनी है, 5 लाख रुपीज़ की, और आपको इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे भी मतलब एक तरीके से प्रावधान है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बिल है, मतलब अभी ये एक्ट नहीं बना है, बट आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि दिस व्हाट इज दिस जियो हेरिटेज साइट्स। और इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी है, 32 यहाँ पे जियो लॉजिकल हेरिटेज साइट है। अब इसमें क्या होता है, इसको यूनेस्को के में एस अ सिग्नेटरी ऑफ यूनेस्को कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इंडिया इज रिक्वायर्ड टू हैव अ लॉ ऑफ सेम इंक्लूडिंग जियोलॉजिकल हेरिटेज। अब इंडिया क्या है, इंडिया ने यूनेस्को का जो कन्वेंशन है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, हमने क्या करके रखा है, यूनेस्को का जो हम वर्ल्ड कल्चर है और नेचुरल हेरिटेज है उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, हम इसके सिग्नेटरी हैं। तो इंडिया को इस तरीके के लॉज लेकर आना पड़ेगा जिससे कि हम क्या कर सकें, जिसमें हमें जो हमारी जियो हेरिटेज है उसको भी हम क्या कर सकें, इंक्लूड करना होगा, ताकि हम हमारे जो ये प्रिजर्व्स हैं, हमारी जो साइट्स हैं, इनको हम क्या कर सकें, बचा सकें। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हाउस रूल की बात की गई है, हाउस रूल्स दैट एंड द वेपन ऑफ एक्सपंक्शन। एक्सपंक्शन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, द एक्सपंक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ द स्पीच दैट मेड बाय सम अपोजिशन पॉलिटिशियंस in parliament recently in issue that has sparkled of the debate on an action taken by the speaker। अब देखिए पार्लियामेंट में अभी आप सभी को पता है बजट का सेशन चल रहा था, है ना, बजट का पहला सेशन जो हमारा मेनली होता है साल का, बजट का यहाँ पे सेशन चल रहा है। अब बजट के सेशन में क्या होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसको यहाँ पे मोशन देते हैं, और लास्ट में इनका मोशन ऑफ थैंक्स भी होता है। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सारी चीज़ें हो जाती है, हमारा सेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, सारी चीज़ें बिल को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारा फाइनेंस बिल होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। अब उसके बाद बजट का जब ये सेशन हो जाता है तो जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों या फिर अपने गवर्नमेंट के पार्टीज के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अपनी अपनी स्पीच देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में ही क्या हुआ है कि लोकसभा में राहुल गांधी जो लीडर हैं उन्होंने कुछ स्पीच दी, है ना, और उन्होंने कुछ बोला, और राज्यसभा की बात करें तो मिस्टर खारगे उन्होंने यहाँ पे भी मोशन ऑफ जो थैंक्स है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं, जो मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ बात कही। यहाँ पे जो राहुल गांधी हैं और जो मिस्टर खारगे जी हैं, राज्यसभा में मिस्टर खारगे जी ने, और लोकसभा में मिस्टर राहुल गांधी ने यहाँ पे उनके अगेंस्ट में कुछ बोला। अब उन्होंने जो ये स्पीच दी, जो उन्होंने बातें बोली, उसे क्या कर दिया गया है, उसे एक्सपंज कर दिया गया है। उन्होंने ये मतलब कि जो स्पीच बोली, जो बातें बोली, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ एलिगेशंस लगाए, किसके ऊपर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे कुछ उन्होंने क्या किए, एलिगेशंस लगाए। तो इन जो ये स्पीच उन्होंने जो बात बोली थी उसको क्या कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। नाउ व्हाट इज दिस एक्सपंज, क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंज बहुत बार हमने पढ़ लिया, ये एक्सपेंज क्या होता है। एक्सपेंज का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे हम बात की एलिगेशंस लगाई, ये सारी चीज़ें, तो ये जो मेंबर ने जो बातें कही हैं उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। मतलब कि उस चीज़ को, उस स्पीच को, उतना जो पार्ट होता है उसको जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में जो चीज़ें बोली जाती है, सारी बातें जो बोली जाती हैं, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके की जो स्पीच होती हैं, जो एमपीज के द्वारा दी जाती हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे कि एक्सपंज कर दिया गया, इट मीन्स उसको जो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, तो उसको उसमें नहीं रखा जाता, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। ठीक है, ऐसा कर दिया गया। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एलिगेशंस लगाए थे कि गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर सिर्फ एलिगेशंस लगाए थे। अब इसमें देखिए कि आर्टिकल की हम बात करें तो होम रूल जो है, तो आर्टिकल 105 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स ऑन मेंबर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट फ्रॉम एनीथिंग सेड इन हाउस। अब देखिए हमारा जो आर्टिकल 105 है ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामेंट्स के पास ये राइट है किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि वो हाउस में कुछ भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इनको ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की गई कि जो कोर्ट है उसमें
वो कुछ भी नहीं कह सकती हैं, है ना, इनको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई। तो देखिए इसमें हमारे लिए यहाँ पे फैक्ट्स निकल कर आते हैं। पहले क्या, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेफर करता है कि जो मेंबर्स हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन द हाउस, और इसमें क्या है, कोर्ट से भी इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। अगर हम रूल की बात करें तो लोकसभा में हमारा रूल है रूल 380 और रूल जो है 261। अब ये क्या करता है, जो हमारा रूल 380 है वो क्या कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा। रूल जो हमारा 380 है वो क्या है, प्रोसीजर होगी लोकसभा में क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बताता है। और रूल जो हमारा 261 है वो क्या करता है, 261 ऑफ द रूल्स ऑफ द राज्यसभा गिव द पावर ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस टू एक्सपंज एनी वर्ड यूज्ड इन द डिबेट विच आर डिफेमेटरी। अब जो हमारा रूल 261 है वो क्या कहता है कि राज्यसभा में जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी एमपीज के अगेंस्ट हैं, या किसी भी चीज, ऐसे वर्ड्स हैं डिबेट में, ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के यहाँ पे डिफेम कर रहे हैं, जो डिफेमेटरी इन नेचर है, उसको क्या कर सकते हैं, वो एक्सपेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर होंगी। तो रूल 380 किसके लिए है, लोकसभा के लिए है, और रूल 261 किसके लिए है, यहाँ पे राज्यसभा के लिए। तो 380 फॉर लोकसभा एंड 361 फॉर राज्यसभा, इन विच व्हाट दे कैन डू, जो स्पीकर और चेयरमैन है वो क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे वर्ड हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफेमेटरी वर्ड हैं, डिबेट में वो क्या है, डिफेमेटरी हैं, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है, अब यहाँ पे एक और रूल आता है। रूल क्या आता है हमारा 353, जो हमारी रूल बुक है, रूल बुक ऑफ लोकसभा, ये क्या कहती है, रेगुलेट करता है कि अगर देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप किसी भी जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के जो भी मेंबर है, अगर वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलना चाहते हैं, कोई एलिगेशन उनके सामने, या फिर कोई फैक्ट, कुछ चीजें हैं उनके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होता है, सबसे पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है, किसको, जो हमारे स्पीकर हैं उन्हें, है ना, और जो चेयरमैन है, स्पीकर है, उनको प्रायर यहाँ पे इंफॉर्मेशन, प्रायर एडवांस नोटिस प्रोवाइड किया जाता है स्पीकर को, और जिसके अगेंस्ट बोला जाना है ना, मतलब जिसके अगेंस्ट बोला जाएगा उनको भी यहाँ पे प्रायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो क्या कर सके, इसके अगेंस्ट में अपना जो आंसर है उसको रेडी कर सके। बट यहाँ पर क्या है, देखिए, तो ये रूल जो हमारा 353 वो क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, सभा रेगुलेट द प्रोसीजर इन दैट रिगार्ड। अंडर दिस रूल एमपी इज रिक्वायर्ड टू गिव एडिक्वेट एडवांस नोटिस टू द स्पीकर एज वेल एज द मिनिस्टर कंसर्न। मतलब आप जिसके अगेंस्ट आप बोलने जा रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे एक एडिक्वेट एडवांस नोटिस प्रोवाइड करना होगा स्पीकर को और मिनिस्टर को। ठीक है, अब इस रूल में क्या है, इस रूल में यह क्या प्रोहिबिट करता है कि ये जो रूल है इसको प्रोहिबिट नहीं करता कि आप जैसे कोई आप एलिगेशंस लगा रहे हैं तो आप किसी एलिगेशंस को प्रोहिबिट नहीं करते। ये सिर्फ किसको प्रोहिबिट करता है कि जब आप कोई क्रिमिनल, यहाँ पे क्रिमिनल बातें बोलने जा रहे हैं कि इस पर्सन ने यहाँ पे कोई ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, इस तरीके कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तब आपको यहाँ पे प्रायर नोटिस देने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप कोई एलिगेशंस लगा रहे हैं तब आपको यहाँ पे कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि इसमें यही बात की जा रही है, जो वर्ड्स को एक्सपेंज किया गया है, जो स्पीच को इनकी एक्सपेंज किया गया, उसमें यही बोला गया है कि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट जो ये वर्ड थे वो डिफेमेटरी थे, डिफेम कर रहे थे उनको। ठीक है, तो यहाँ पे इशू ये आता है, बात ये आती है कि देखिए यहाँ पर इशू क्या आता है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है, जो हमारी हाउस है वो क्या कर रही है, इन जो रूल्स है इनका कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्रिक्वेंट यूज कर रही है, और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, विच इज कर्टेलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही चीजें थी कि इसमें यही बताया गया है कि जो ये एक्सपेंज का जो वेपन है उसको किस तरीके से जो हमारी हाउस है उसको यहाँ पर वो यूज कर रही है, और जो हमारा एमपीज का फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे कर्टेल किया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि व्हाट इज दिस रूल ऑफ एक्सपेंज। तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, आर्टिकल 105, रूल नंबर 380 एंड रूल नंबर 261, ठीक है, एंड रूल नंबर 353 विच प्रोवाइड व्हाट इट सेज एडिक्वेट एडवांस नोटिस टू द स्पीकर एज वेल एज द मिनिस्टर कंसर्न। अगर आप कोई एलिगेशन या कुछ ऐसे क्रिमिनल बातें बोलने जा रहे हैं कि मतलब इसने कंडक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे पहले से ही आपको उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा।
आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे बात की गई हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट। अब यहाँ पे मेनली जो हिल है, हिल एरियाज हैं यहाँ, और जो सिटी एरियाज हैं यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, अर्बन प्लानिंग की। ठीक है, यहाँ पे मेनली हमारी अर्बन प्लानिंग की बात की जा रही। अब यहाँ पे देखिए दिसंबर 24, 2009 में क्या हुआ, एक टनल बोरिंग मशीन के कारण जो हमारा जोशीमठ है ना, जोशीमठ में जोशीमठ उत्तराखंड में यहाँ पे एक एक्वीफायर था। तो इस टनल बोरिंग मशीन ने क्या किया, जो एक्वीफायर था इसको यहाँ पे हिट कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर जो सैलान विलेज था यहाँ पे हर पर सेकंड मतलब कि 800 लीटर वाटर जो था पर सेकंड यहाँ पे रिलीज हो रहा था। तो जिसके कारण मतलब यही बताया गया है कि जिसके कारण मतलब कि 3 लाख लोग तक मतलब कि 30 लाख पीपल का जो ये पानी का है, जो उनकी जो पानी की जो चीज़ें हैं, पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकती थी। तो मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है कितनी ज़्यादा यहाँ पे वेस्टेज हो रही है। अब यहाँ पर मेनली बात की जा रही है किसकी, अर्बन प्लानिंग की। अब हिली एरियाज़ में आप सभी को पता है कि जो लैंड सब्सिडेंस होते हैं, जो लैंड सब्सिडेंस मतलब कि जैसे कि लैंडस्लाइड के हमें जो इश्यूज देखने को मिलते हैं, है ना, जो लैंडस्लाइड ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है, हम यहाँ पे टनल, हिली एरियाज़ में टनल बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए ये ऑलरेडी हिली एरियाज है, अब यहाँ पे ये हिल है, आप नीचे से यहाँ पे टनल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो लैंड है, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर होता है, तो जो मेनली जो हिल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिलेगा, है ना, जो मेन स्ट्रक्चर है वो उससे अलग होगा। तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलती है। अब दूसरी बात, हम यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि हिली एरियाज में, ठीक है, हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। दूसरी यहाँ पे ब्लड, जो हमारे फ्लैट एरियाज होते हैं, है ना, जो हमारी फ्लैट एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें जो ये फ्लड की प्रॉब्लम है वो हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, जैसे कि देखिए जो यहाँ पे कोई यहाँ पे लेक है, रिवर है, वो सूख गया है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ड्राई हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे रेत पड़ी है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने बिल्डिंग बना ली। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई कुछ भी, और ये तो ऑलरेडी रिवर वाला एरिया था, है ना, यहाँ पे रेत थी, सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी तो ये जो पानी है वो पूरा यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा, जो फ्लड जैसे इश्यूज हैं वो हमें यहाँ पे फेस करने को देखते हैं। अब जैसे कोई रिवर है, रिवर क्या होती है, अपनी जो बाउंड्री होती है ना, तो उसको क्या करती रहती है, वो चेंज करती रहती है। जैसे आज ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गई, ये ऐसे बाउंड्री यहाँ पे इसकी चेंज हो गई। अब ये जो नए नए एरियाज थोड़े थोड़े क्रिएट होते हैं, जब ये रिवर जो है अपनी जो बाउंड्री है उसको चेंज करती है, तो यहाँ पे फिर क्या होने लगता है, धीरे धीरे हम कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, है ना, हम यहाँ क्या करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। अब जो रिवर है वो अपना चैनल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है, आज वो इधर है, कल को वो फिर से इधर आ सकती है। तो जब पानी ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा रिवर में, तो वो अपना चैनल अपने फिर से पुराने चैनल में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अब हमने घर बना के रखे थे, जो हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा था, वो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें जो फ्लड जैसी प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलेंगे। तो मेनली इसमें यही बात की गई है कि हम किस तरीके से जो अर्बन प्लानिंग है वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि ये जो फ्लड और लैंडस्लाइड जैसे प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पर रोक सकें। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मेनली इसमें बात की गई। देखिए कि जो एस्टिमेटेड 12.6 यहाँ पे एक सर्वे किया गया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में 12.6 जो इंडिया का लैंड एरिया है वो प्रॉन है किसका, लैंडस्लाइड का। मतलब कि इंडिया में 12.6% एरिया है वो कैसा है, प्रॉन टू लैंडस्लाइड है। स्पेशली यहाँ पे बात की गई किसकी, सिक्किम की, वेस्ट बंगाल की और उत्तराखंड की। अर्बन पॉलिसीज मेकिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सितंबर 2009। अब इसमें ये जो अर्बन पॉलिसी है ये बताया गया है कि हमारी जो अर्बन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ख़राब है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली जो लैंडस्लाइड्स और फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स है, ये जो रिस्क है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है कि जो मेनली यहाँ पर जो हमारे हिमालयन टाउन्स हैं, अब हमें पता है कि जो हिमालय एरिया है, वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर हमें जो ये लैंडस्लाइड्स है, यहाँ पर ये क्या है, ये जो एरियाज हैं कैसे हैं, लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरियाज हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स आने की मतलब कि होने की यहाँ पे चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके कारण जो ये रॉक्स हैं
वो क्या हो रही है, धीरे धीरे उनका जो रॉक्स है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो रहा है। लूज होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो लूज हो रहा है। यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमें देखने को मिलेगा और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बात की गई है कि हमें क्या जरूरत है। अब देखिए फ्लड रिस्क की भी बात, सेकंड इशू हमारा आता है क्या, फ्लड रिस्क। फ्लड का यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क जो पालवा सिटी है यहाँ पे मेनली बताया गया है फेज 1 एंड फेज 2 में। तो यहाँ पे जो सीजनल रेज इज नाउ इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सीजनल रेन होती है वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होती दिखाई दे रही है ना। एंड द रीजन फॉर दैट फ्लडिंग सून बिकम एविडेंट। अब जो रीजनल रेन है उसमें हमें यहाँ पे इंटेंसिटी तेज हो रही, मतलब कि बारिश जब होती है तो इतनी स्पीड में होती है, इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको क्या वो नहीं कर पाते। अब जब इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी तो जो फ्लड जैसे ये प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे ज्यादा फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि मोथाली रिवर है ना, तो वॉज बिल्ट ऑन अ फ्लड, द टाउनशिप स्प्रेड ओवर 45,000 एकड़ वॉज बिल्ट ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑन द मोथाली रिवर। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्लेन एरियाज होते हैं, यहाँ पे कोई प्लेन एरिया, अब यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम देखिए मोथाली रिवर जो प्लेन है, पहले यहाँ पे एक रिवर थी, अब वो सूख गई, तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या कर लिया गया, एक टाउन बना लिया गया, घर बना लिया, जिसके कारण अब देखिए जो फ्लड है वो कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे रेन सीजनल रेन इंक्रीज हो रही तो फ्लड के यहाँ पे चांसेस। अब देखिए ये रिवर एरिया था तो ऑफकोर्स वो जब फ्लड पानी ज्यादा होगा तो वह कहाँ जाएगा, अपने चैनल में ही जाएगा ना, वो रिवर है, वहां पे आपने टाउन बना लिया, तो यहाँ पे हमें फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्या होंगी देखने को मिलेंगी। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, हम लुकिंग अहेड की बात करते हैं कि हमें जो हमारा ब्लू इंफ्रा एरिया है उसको भी हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। मतलब कि कुछ एरियाज होते हैं नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं, कुछ एरिया जो होते हैं नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज का काम क्या होता है, देखिए स्पंज का काम होता है जैसे कि हमारे घर में भी स्पंज होता है, हम उसमें पानी डालते हैं, उसको पूरे पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे जो स्पंजी एरियाज हैं, नेचुरल स्पंज है, उसे हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो एरिया देखिए प्लेसेस दैट एक्ट एज नेचुरल स्पंज फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस रन ऑफ अलाउंग ग्राउंड वाटर टू बी रिचार्ज। अगर हम स्पंज एरिया को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे प्लेसेस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, तो देखो रेनफॉल के कारण क्या होता है, जो पानी है नेचुरली ऐसे बहता रहता है, फालतू में जो बहता रहता है वो क्या होगा, इन एरियाज में जाएगा, स्पंजी एरियाज में अगर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो होगा नीचे की तरफ जाएगा ग्राउंड, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात की गई तो क्या है, सिटीज नीड टू इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड इनहेंस नेचुरल ओपन स्पेस। हमें यहाँ पे एक क्या, हमारा जो इन्वायरमेंटल प्लान, जब भी हम कोई सिटीज को है ना, हमें कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है हमारा, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमें यहाँ पे सिटी प्लानिंग, सिटीज़ को क्या नीड है कि हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, प्लानिंग को हमें क्या करना होगा, इनहेंस करना होगा, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो ये लैंडस्लाइड्स और रिस्क जैसी जो ये फ्लड जैसी जो प्रॉब्लम है इसको हम यहाँ पे कर्टेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉट अ पाइप ड्रिंक। अब देखिए ये इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि पहली बात तो क्या है, हमारा जल जीवन मिशन, क्या है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये 2000, हमें ये टारगेट है हमारा कि 2024 तक हर एक इंडिया में, हर एक शहर में, हर एक गांव में क्या होगा, टैप वाटर होगा, ठीक है। तो पहला फैक्ट आपके लिए यहाँ से ये निकल के आ जाता है, व्हाट इज दिस जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन क्या है कि इस मिशन के अंडर जो रूरल एरियाज हैं हमारे और जो अर्बन एरियाज है वहां पर टैप वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक घर में क्या होगा, टैप वाटर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने यहाँ पे देखिए कितना बजट एलोकेट किया, 69,684 करोड़ रुपीस, मतलब कि 20% जो है बजट उसमें एलोकेट किया है, मतलब कि उसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। लास्ट ईयर ये 54,000 था, आज के टाइम पे हम देखें तो 69,000 करोड़ रुपीस है। तो देखिए इसमें हमारा जो मेन फोकस है ये है कि गाँव तक, मतलब हर गाँव के घर घर तक हमें क्या पहुंचाना है, टैप वाटर पहुंचाना है 2024 तक। ये हमारा क्या है, जल जीवन मिशन है। अब देखिए इसमें हम देखें तो कुछ स्टेट्स ने अच्छा किया है, कुछ स्टेट्स ने अभी इसको अचीव करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने क्या किया है, पूरा जो ये जल जीवन मिशन है इसकी उन्होंने 100% उन्होंने पूरी कवरेज कर लिया है।
कुछ स्टेट जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उन्होंने बताया कि वो 97 उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जैसे कि 10 स्टेट्स एंड अदर यूनियन स्टेट्स ने ये बताया कि उन्होंने कितना 60% पूरा कवरेज कर लिया। बट यहाँ पर जो लार्जर स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, उनकी जो कवरेज एरिया रिपोर्ट की गई तो जैसे यूपी, राजस्थान में ये रिपोर्ट किया गया कितना कवरेज किया है 30%, और जो हमारा एमपी है मध्य प्रदेश में अराउंड 47% यहाँ पे बताया गया है कि 47% जो है हमने टेप वाटर मतलब कि हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिन्होंने मतलब कि 100% कर लिया, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। अब कुछ ने यहाँ पे 97% किया, कुछ ने यहाँ पे 60% किया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, इनको पुश कर रही है कि आप भी क्या कीजिए 100% जो कवरेज है उसको यहाँ पे इंश्योर कीजिए। आपको भी क्या करना है, यहाँ पे पूरी 100% कवरेज करना। अब इशू क्या आ रहे हैं, ठीक है, इशू की अगर हम बात करें तो इशू ये है टैप वाटर के साथ कि पानी तो आ रहा है, ठीक है, अगर देखिए टैप वाटर ये लेकर क्यों आएगा कि जो जैसे कि पहले क्या था, जैसे रूरल एरियाज में पानी कैसे निकाला जाता था, हैंड पंप से निकाला जाता था, ठीक है ना, वेल का यूज़ किया जाता था, ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे जो वाटर है उसका यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता था, जिसके कारण यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाएगा कि हर घर में क्या होगा, टैप वाटर होगा। अभी टैप वाटर से क्या हो रहा है यहाँ पर कि टैप वाटर तो है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, जो पानी है, अब इशू ये है कि पानी यहाँ पे सिर्फ जो टैप वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ ही टाइम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन की एक डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, द फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इज डिफाइंड एज द हाउस होल्ड गेटिंग एटलीस्ट 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे ऑल थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर हम टैप वाटर की जो ये इन्होंने कहा है कि हमने ये पूरा जो कवरेज एरिया उसको यहाँ पे कर लिया है, इंश्योर कर लिया है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल टैप वाटर की अगर हम कंडीशन देखें तो हर एक घर में कितना पानी आए, 55 लीटर पानी आए पर पर्सन, है ना। पर कैपिटा अगर हम देखें तो पर कैपिटा 55 लीटर पानी आना चाहिए हर साल, ठीक है ना। तब ये क्या है, हमारी टैप वाटर की डेफिनेशन है। अगर इसको यहाँ पे सारे स्टेट्स यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं, इसके अंडर आते हैं, तो इट मीन्स उन्होंने जो है ये जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो 100% और 97-60% जो टैप वाटर इंस्टॉल कर लिए हैं, तो फिर वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम इशू की बात कर रहे थे कि इशू क्या आ रहे हैं टैप वाटर के साथ, तो यहाँ पे इशू पहला आ रहा है कि जो टैप वाटर है उसमें यहाँ पे मेनली ये देखने को मिल रहा है कि कभी कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है ना। जो सप्लाई है वाटर की वो क्या है, इनएडिक्वेट है, पहली बात तो, है ना, टाइम टू टाइम नहीं है। दूसरी बात जो वाटर है उसमें ये देखने को मिला है जो क्लोरीन है उसका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। देखिए तो यहाँ पे बताया गया कि 90% ऑफ द इंस्टीट्यूशन सच एज आंगनवाड़ी स्कूल्स रिपोर्टेड एक्सेस ऑफ टैप वाटर, सेवरल ऑफ देम रिपोर्टेड हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एज वेल एज प्रॉब्लम विद द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। तो यहाँ पर हमें जो वाटर मिल तो रहा है बट उसमें ज़्यादा वाटर को क्या किया, उसमें क्लोरीन मिल रहा है और वो क्या है, बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड है ना। तो जो वाटर है वो कैसा है, क्लीन नहीं है, जिसके कारण हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वाटर में, ठीक है। तो इसमें मेनली यही बताया गया है कि ये सर्वे किया गया था। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन, ये डेटा निकल कर आ रहा है, ये एक सर्वे किया गया था हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने ये सर्वे किया। इस सर्वे में यहाँ पे देखिए द सैंपल सर्वे अराउंड 3 लाख eligible household that were commissioned by the Ministry of Water Resource to access functioning of the scheme found only 3/4 of them reported water 7 days a week। अब ये सर्वे किया गया था किसमें, इसमें 3 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर टैप वाटर इंस्टॉल है वहाँ पर सर्वे किया गया। तो उसमें ये बताया गया कि हमें मान लीजिए हफ्ते के 7 दिन होते हैं, उसमें हमें 3 और 4 दिन सिर्फ पानी मिलता है, अदरवाइज बाकी के दिन हमारे पास पानी आता ही नहीं है। तो ये सारे क्या है इश्यूज आ रहे हैं इस जो ये पॉलिसी जल जीवन हमारा जो मिशन है इसके साथ यहाँ पे इशू आ रहे हैं। अब देखिए ये इशू अभी आप सभी को पता है जो वाटर है, ये जो टॉपिक है इसमें अभी कोई भी जो हमारी प्राइवेट एंटिटीज है ना, प्राइवेट फैक्ट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप सभी को पता है जो वाटर ये जो एरिया है इस पर भी कोई भी प्राइवेट जो पार्टी है वो इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे चांसेस है इन फ्यूचर कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्राइवेट जो पार्टी है वो क्या हो सकती है, ये वाटर का जो एरिया है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। आप सभी को पता होगा जैसे कि जो पीजीज होते हैं मेनली
हम लोग तो हमारे यहाँ जब पानी नहीं आता तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे टैंक मंगवा लेते हैं, है ना। हम अपने लिए यहाँ पे बॉटल्स को मंगवा लेते हैं। तो देखिए अगर हम धीरे धीरे ऐसा होगा, हमारे पास यहाँ पे प्योर वाटर नहीं आएगा, इस तरीके से क्लोरीन वाला वाटर आएगा, कंटेमिनेटेड वाटर आएगा। तो यहाँ पर हमारे मेनली अर्बन एरिया में तो हम यहाँ पे पानी क्या है, देखिए आप सभी को पता है, हम खरीद लेते हैं, है ना। तो रूरल एरिया में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हमें चांसेस हैं, ये हम देख सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें प्राइवेट जो पार्टी है वो इवॉल्व हमें मतलब कि इंक्लूड होती दिखाई दे रही है इन द सेक्टर ऑफ वाटर। ओके, तो ये पूरा इशू था हमने, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी। अब जो ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ली जाती है, जैसे कोई भी पोजीशन है, हम जज बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम है, यहाँ पे जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसमें क्या दिलवाई जाती है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ दिलवाई जाती है। अगर यहाँ पे बात की गई कि जो ओथ है, कभी कभी ये जो ओथ है क्या बन जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक पॉइंट बन जाता है ना। अगर ओथ में अगर दिया है कि हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, और हम ड्यूटी को, अपनी जो हमारी ड्यूटी है उसको पूरी तरीके से अपनी मतलब कि पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे, बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उस जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उससे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में मेनली बस इतना ही बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाता है कि जो हमारे स्केड्यूल 3 है ना, जो हमारा स्केड्यूल 3 है वो क्या बताता है, ओथ ऑफ, है ना, जो भी हमारी ओथ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की ओथ होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा स्केड्यूल 3 है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे स्केड्यूल 3 में क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या है, आर्टिकल्स 164A क्लॉज 1, ये क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे केस स्टडी बताई गई है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप सभी को पता है कि देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ दैट लेज द फाउंडेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बेसिक लॉ है ना, जिसके कारण, जिसके तहत हम जो हमारे गवर्नेंस है, फाउंडेशन है, गवर्नेंस का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नेंस का एक फाउंडेशन है। तो हमें इंश्योर करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी ओथ है प्रिस्क्राइब की गई है हमारे लिए, हम उसको यहाँ पे क्या करें, इंश्योर करें। तो ओथ क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कभी कभी क्या है, ओथ क्या काम करता है, एक रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, ये रेस्ट्रिक्शन का करता है। ओथ हमारी क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है ना। ओथ को कभी कभी हम एज अ हम ओथ को यूज कर लेते हैं फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, है ना, किसी भी मेंबर की या किसी भी जज की यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओथ को हमें क्या मानना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो उसमें सारी यही सारी मतलब किसमें मेनली बहुत सारे केसेस बताए गए किसमें क्या क्या चीज़ है कि देखिए, एडहेरेंस ऑफ ओथ, eligibility of judge of high court should not be constructed in the mandated manner declared the supreme court in an contra। अब यहाँ पे केसेस बताए गए हैं, सुप्रीम जजेस ऑफ हाई कोर्ट हु नॉट अपॉइंटेड एज परमानेंट जज ड्यू टू एलिगेशन ऑफ लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं अपॉइंट किया जाता, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो क्या कर रहे हैं, उनमें मतलब कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, जो ओथ ऑफ ऑफिस है, ओथ ऑफ ऑफिस को यहाँ पे इनएलिजिबल बताते हैं। तो यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिस है वहाँ से उनकी जो पोस्ट है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मेनली बस आपके लिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, ये इस आर्टिकल में ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओथ के बारे में बताया गया है कि ओथ क्या है, आपको याद रखना है कब किस में आता है, स्केड्यूल 3 में, ठीक है। हमारे टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल है, इसमें से स्केड्यूल 3 जो है वो किसके बारे में बताता है, ओथ के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइवेट ट्यूशन हेल्प ब्लंट लर्निंग लॉस इन मैनी स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने अभी कुछ दिनों पहले ही बात की थी कि जो एसर की रिपोर्ट आई थी, है ना, उन्होंने क्या बताया कि पैंडेमिक के टाइम में हमें क्या देखने को मिला कि कोविड पैंडेमिक में कि जो बच्चे हैं मेनली हमें जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें उनका जो एडमिशन है, एडमिट वो देखने को मिला, उसका जो रेट है वो हमें हाई देखने को मिला। बच्चों में हमें जो मैथ्स की स्किल है और जो साइंस की स्किल है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट दिखी, मतलब कि जो बच्चे मैथ्स के और अपने साइंस के जो आंसर क्वेश्चन किए जाते थे उनका वो फटाफट आंसर कर रहे थे, बट उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है
उसमें हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली। रीडिंग एबिलिटी में हमें क्या देखने को मिली? कमी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि रीडिंग एबिलिटी में हमें कमी देखने को मिली। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, उन्होंने, अब देखिए जब हम ट्यूशन भेजते हैं बच्चे को, तो ये जो एबिलिटी है ट्यूशन भेजते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया कि स्टेट्स विच रिकॉर्डेड द ड्रास्टिक डिक्रीज इन मैथ्स एंड रीडिंग स्किल ऑल्सो सॉ डिक्लाइन इन अ प्राइवेट ट्यूशन टेकर्स पोस्ट पैंडेमिक। अब देखिए कुछ स्टेट्स में हमें ये चीज़ें अच्छी देखने को मिली कि बच्चे मैथ्स और साइंस में अच्छा कर रहे हैं, बट उनकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है। बट यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिला है, ये रिकॉर्ड आया है कि उनकी जो मैथ्स के साथ साथ उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो दोनों ही डिक्लाइन है। ना तो मैथ्स में वो अच्छे हैं, ना ही वो साइंस में अच्छे हैं, ना ही किसी अदर सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं। और ये डिक्लाइन हमें क्यों देखने को मिला? क्यों? क्योंकि जो ट्यूशन है वो बच्चे क्या है, ट्यूशन नहीं जा रहे थे। जो ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन टेकर थे वो क्या था, यहाँ पे डिक्लाइन था, मतलब वो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे। अब देखिए इशू क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास रिच और दूसरे होते हैं पुअर। अब रिच हैं, उनके पास पैसा है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को उनका प्राइवेट ट्यूशन लगवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में उनको भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेट जो है इंक्रीज देखने को मिला कि जो उनकी एबिलिटी है मैथ्स में, साइंस में, ठीक है, वो हमें इंक्रीज देखने को मिली। अब पुअर, अब पेंडेमिक के कारण यहाँ पे क्या होगा, देवर ऑलरेडी पुअर और पेंडेमिक आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो गई, उसके कारण वो और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गए, पुअर हो गए। अब उनके पास पहले से ही पैसे नहीं थे और अब और कमी आ गई पैसे की, तो अब वो प्राइवेट ट्यूशन बच्चों की कैसे लगवा सकते हैं? आप खुद ही सोच कर देखिए वो कैसे अपने बच्चों की प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पे लगवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट ट्यूशन वो उन्होंने नहीं लगवाया, जिसके कारण हमें जो बच्चों की मैथ्स की और रीडिंग स्किल है उसमें यहाँ पे क्या डिक्लाइन देखने को मिला। तो इस चीज़ में इतना ही बताया गया। अब देखिए पेंडेमिक के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, जो पुअर हैं, अगर हम देखें पुअर जो है, पहले से जो पुअर थे वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 10 साल और पीछे चले गए, 10 से 12 साल यहाँ पे, मतलब वो और ज़्यादा यहाँ पर पुअर हो गए। तो पेंडेमिक ने हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा है। तो इसमें इस आर्टिकल में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, जस्टिस बिंदाल एंड कुमार टेक ओथ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, फिल द लास्ट 2 वैकेंसीज। हमने अभी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 5 जजेस की यहाँ पे क्या हुआ था, 5 जजेस की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी कुछ दिनों पहले। अब यहाँ पे हमने देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी सीट्स हैं? आप सभी एक बार इसका क्वेश्चन देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी सीट्स हैं जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जजेस की सीट है उसमें हमने अभी बात की थी, जो 5 जजेस हैं, 5 जजेस को अपॉइंट किया गया था, उसमें से अभी जो 2 सीट्स थी वो अभी फिल नहीं हुई थी। तो उसका भी यहाँ पे देखिए 31 जनवरी को यहाँ पे 2 नाम जो थे, 2 नाम यहाँ पे रिकमेंड किए गए थे हाई कोर्ट जज के लिए, ठीक है। किसके लिए? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। अब इनका क्या कर लिया गया है, यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी फुल बेंच हो चुकी है, तो यहाँ पे 34 जो मेंबर सीट है ना, सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं, 34 जजेस होते हैं, 34, उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 30 अदर जजेस होते हैं। तो ये जो फुल बेंच है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, फुल बेंच यहाँ पर हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि the last 2 vacancies in the 34-member Supreme Court bench on a Monday. Supreme Court led the Chief Justice of India is functionary with full capacity now. अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, फुल बेंच के साथ यहाँ पे फंक्शन हो चुकी है। तो इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना, हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी जजेस की बेंच होती है, तो 34 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस होते हैं। तो अब ये पूरी जो बेंचेस है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है फुल बेंच बन चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या बात की कि वांट्स हाई कोर्ट्स टू इंश्योर यूज ऑफ वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी, सेज इट इज़ हियर टू स्टे फॉर एवर। अब देखिए पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था, जो जुडिशरी की फंक्शनिंग थी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जजेस थे वो किस यहाँ पे हमारा पूरा क्या हो गया था, वर्चुअल मीटिंग हो गई थी, है ना। सारी चीज़ें हम यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी चीज़ें जो प्रोसीडिंग होती थी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, वो कैसे होती थी, वर्चुअल हो चुकी थी। बट पेंडेमिक के ख़त्म होते ही पोस्ट पेंडेमिक में हमने ये देखा कि कुछ हाई कोर्ट्स में हमें ये देखने को मिला कि जो ये वर्चुअल हियरिंग है उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया टोटली। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या कहा कि वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे नाउ एंड फॉर एवर। ये जो वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी है इसको अभी भी और फॉर एवर, मतलब कि हमेशा के लिए इसको यहाँ पे स्टिक करके रखना। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है। तो
तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा। अब आप सभी को यहाँ पे एटलीस्ट वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनको यहाँ पर पता है, वो फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है, तो वो इन सारी चीज़ों का क्या करें, अच्छे से यूज़ करें। तो देखिए इसमें ये कहा गया, चीफ जस्टिस सेड दैट ही इज रियली डिस्टर्ब बाय द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस हु वर डिसबैंडिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय यूजिंग पब्लिक मनी। तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस ने क्या किया है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यहाँ पे बैन कर दिया है। और हमने ये सारे किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ये पब्लिक मनी के द्वारा क्रिएट की गई। आप सभी को पता है बजट में हमारा मेन फोकस क्या था, इसमें बजट में हमें 7,000 करोड़ रुपीज जो क्या किया गया है, एलोकेट किया गया फॉर द ई कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ई कोर्ट्स के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे एलोकेट किया है। अब देखिए, और ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो जुडिशरी है उसको यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सके, है ना, उसे और ज़्यादा यहाँ पे कैपेबल बना सके। बट यहाँ पर क्या हो, हमें यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जो वर्चुअल एक तरीके से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी है, इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने मतलब कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे इंश्योर करें कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस तरीके की जो वर्चुअल मीटिंग है, मतलब कि जो कैमराज वगैरह हैं, है ना, और जो माइक्रोफोन्स हैं, इनको यहाँ पे बंद ना करें और इनका वो सही से पूरे तरीके से यहाँ पर यूज़ करें, ताकि हम यहाँ पर इंश्योर कर सकें जो हमारी जुडिशरी की जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हम यहाँ पे इंश्योर कर सकें। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, US सेंड ओवर 10 बलून्स इनटू आवर एयर स्पेस चाइना। अभी चाइना यहाँ पे ऐसा क्लेम कर रहा है, आप सभी को पता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना का एक जो सिविलियन कह सकते हैं या फिर आप स्पाई बलून कुछ भी कहिए, तो ये यूएस की एयर स्पेस में, यूएस की टेरिटरी में, यूएस का जो एयर स्पेस है वहाँ पर आया था। तो यूएस ने इसको क्या कर दिया, यूएस ने इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में अभी थोड़े टेंशन दिखाई दे रहे हैं। ये दो सुपर पावर्स हैं। अब यहाँ पे चाइना ने क्लेम किया क्या कि हमें यहाँ पर जो यूएस के बलून है जो इलीगली क्या कर रहे हैं, चाइना की जो टेरिटरीज है वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं। अब चाइना ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर मेनली ये दिखाई दी है कि 2022 से मतलब 2022 में उन्होंने ये एक्यूज किया चाइना कि हमें मोर देन 10 बलून्स इनटू चाइनीज एयर स्पेस सिंस जनवरी 2000। तो चाइना भी ये एक्यूज कर रहा है कि यहाँ पे हमें वॉशिंगटन के यूएस के 10 बलून्स यहाँ पे देखिए कहाँ पर, चाइनीज एयर स्पेस में। अब चाइना ने कहा कि दिस इज इलीगली एंटर द एयर स्पेस ऑफ अदर कंट्रीज, और ये कह रहे हैं कि जो ये यूएस के जो ये एयर बलून्स है वो क्या कर रहे हैं, इलीगली क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बस यही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बस क्या है यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि देखिए यूएस एंड चाइना दोनों ही एक अब आज के टाइम पे क्या है, एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रही हैं, है ना। यूएस तो ऑलरेडी एक सुपर पावर, इसको हम कंसिडर करते हैं। चाइना भी क्या है, अभी दो जो सुपर पावर कंट्रीज हैं इनके बीच में अगर टेंशंस होगा तो हमें यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर हमें टेंशंस दिखाई देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर चाइना का हमें लगातार इंटरवेंशन दिखाई देता है कहाँ, ताइवान में, तो यूएस भी क्या करेगा, वहाँ पे अपना इंटरवीन होगा, है ना, अपनी मिलिट्री वहाँ पर भेजेगा, क्योंकि यूएस ने कहा है कि अगर चाइना ताइवान में ऐसा कुछ करता है, इंटरवीन करता है, तो यूएस यहाँ पे